Hello student, welcome to the 13th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the 13th lecture. In the previous lecture we have started with the stereoisomerism का part. I hope आप लोगों को lecture number 12 अच्छे से समझा होगा. हर एक चीज जो मैंने समझाई थी आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई होगी. Now आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो हम लोग कवर करेंगे ना. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो स्ट्रक्चर सिखाए थे. एक तो सोहर सिखाया था. ऐसा अगर हम लोग, ये इथेन मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग इसको ऐसे होल्ड करते हैं तो इसको सोहर्स बोला जाएगा, और अगर हम लोग इसको ऐसे होल्ड करते हैं तो इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला जाएगा. ना स्टूडेंट्स, इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड को रोटेट करके एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको याद रखनी है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से सुनना. नाउ हमारे पास में दो टाइप के रिपल्शन होते हैं. जब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो दो टाइप के रिपल्शन होते हैं. सबसे पहला जो रिपल्शन होता है वो होता है वैन डर वाल्स रिपल्शन. सबसे पहला जो रिपल्शन होता है वो होता है वैन डर वाल रिपल्शन, बराबर है. और एक होता है टॉर्शनल रिपल्शन. सर ये वैन डर वाल रिपल्शन क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनो. पहले ये मॉडल में देखो, देखो ध्यान से. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं, बराबर है, तो ये है आपका एक्लिप्स स्ट्रक्चर. मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था. अभी क्या होगा, ये वाला जो एटम है, ठीक है ना, ये तो बॉन्ड है. ध्यान से देखना बच्चों, ये तो बॉन्ड है, ये क्या है, एटम है. ठीक है, इसके जस्ट पीछे ये बॉन्ड है और ये एटम है. तो स्टूडेंट्स, ये एटम और ये एटम में ड्यू टू देयर साइज की वजह से दोनों में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा. वापस बोलो, वापस बोलो. एटम नंबर 1 और ये इसके जस्ट पीछे एक एटम है, ठीक है ना. हम लोग इतना बड़ा बॉन्ड दिखाते हैं बट इतना बड़ा बॉन्ड होता नहीं है. एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना, बिकॉज़ एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल. तो ये वाले एटम और ये एटम के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है. तो ये एटम इसको रिपेल करेगा, ये वाले एटम के पीछे ये वाला एटम है, ये इसको रिपेल करेगा. इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन. सो दो एटम्स के बीच में रिपल्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है वैन डर वाल्स. ये साइंटिस्ट का नाम है वैन डर वाल्स. तो इस रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल रिपल्शन. तो स्टूडेंट बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको समझाऊं तो ये आपका कौन सा कार्बन है सर, ये रियर कार्बन है, बराबर है. अभी मैं इसके ऊपर एक फ्रंट कार्बन बना देता हूँ पहले. तो देखो, ये आपका फ्रंट कार्बन आ गया, बराबर. तो फ्रंट कार्बन आ गया. अभी समझो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट ए, बराबर है. एलिमेंट क्या लिख दिया, ए. इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे पीछे राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट है, समझो बी. ये रियर कार्बन के ऊपर है, करेक्ट ना, बराबर है. तो अभी यहाँ पे सब तो ड्रॉ करने के, सब जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ड्रॉ तो कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे इन दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. सो देयर इज अ रिपल्शन. एकदम तसल्ली से पढ़ते हैं, घाई मत करना. रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स, इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है. और इसी रिपल्शन को क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रिपल्शन, ठीक है ना, वैन डर वाल्स रिपल्शन. इस रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स रिपल्शन. सो बच्चों, सबसे पहला रिपल्शन होता है वैन डर वाल रिपल्शन. तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एटम्स के अंदर रिपल्शन है कि नहीं है? एकदम तसल्ली से. थोड़ा भी आपने ध्यान भटकाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों एटम्स के बीच में रिपल्शन है कि नहीं है? है. अगर मैं इस एटम को, आगे वाले एटम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ठीक है ना, तो मुझे बता, ये अभी इससे क्या हो गया, दूर हो गया, क्रॉस में चला गया ना. पहले सीधे लाइन में था, बराबर ना. अभी जस्ट इमेजिन करो पाइथागोरस थ्योरम है, बराबर है. तो सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनियस होता है. तो अगर सीधे लाइन में था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा. अभी मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ये वाले को हाइपोटेनियस पे ले लिया, ये देखो ऐसे, बराबर है. तो अभी ये दोनों के ऐसा करेंगे, ऐसा, फिर देखो ध्यान से, ऐसे आके फिर ऐसे आऊंगा. तो ये वाला ये एटम है, ये वाला जो एटम है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे किधर होगा, और ये देखो ये हाइपोटेनियस. तो ऐसे अभी ये हाइपोटेनियस पे आ गया है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया. तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो स्टूडेंट मुझे बताओ, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है या कम है? यहाँ पे रिपल्शन क्या है, ज्यादा है. इसी रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स रिपल्शन. सो दिस रिपल्शन इज नोन एज वैन डर वाल रिपल्शन. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, दूसरे टाइप का रिपल्शन. सो याद रखना, रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स.
रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज डैश रिपल्शन, वैन डर वाल रिपल्शन। दूसरा आता है टॉर्शनल रिपल्शन, एकदम तसल्ली से, टॉर्शनल रिपल्शन। अभिराम सर ये टॉर्शनल रिपल्शन क्या होता है? टॉर्शनल रिपल्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ बच्चों। ये क्या है सर? ये तो बॉन्ड है, बराबर है। इसके जस्ट पीछे भी एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या आपको लगता है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे? नहीं ना, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और उसी रिपल्शन को क्या बोलते हैं? टॉर्शनल। सर एक बार वापस समझाओ। चलो ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड है, बराबर है। ऐसे देख रहे हैं ना हम लोग, ये बॉन्ड है, ठीक है ना। अभी मुझे समझाने के लिए आपको इसको ऐसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे एक बॉन्ड है, ये एटम है, इसके पीछे एक एटम है, बराबर है। ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में क्या होगा? इसके और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। तो अगर मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो अभी ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से थोड़े दूर हो गए। दूर होते ही क्या होगा? रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। सो याद रखना, एटम्स और एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, इस एटम और इस एटम के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? वैन डर वाल रिपल्शन। और इस बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन। सो टॉर्शनल रिपल्शन में क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखो, ये आपका रियर कार्बन है, इसके ऊपर मैंने फ्रंट कार्बन पहले ही बना दिया है, बराबर है। इस बॉन्ड में थोड़ा सा मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। इस बॉन्ड में समझो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एटम ए लिख दिया। इसके जस्ट पीछे बी होगा, ये बी है, बराबर बराबर। चलो, तो बी को भी हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन्स वाइज ऐसे दिखाते हैं, बराबर, ऐसे ना। टेल में बच्चों, इस एटम ए और इस एटम बी के बीच में जो रिपल्शन है उसको तो हम लोग ने कौन सा नाम दिया था? वैन डर वाल रिपल्शन। बट अभी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो रिपल्शन है उसको क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन। सो रिपल्शन बिटवीन electron pairs is called as what? टॉर्शनल रिपल्शन। तो इस रिपल्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन, बराबर। इस रिपल्शन को क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन ना। अभी मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नोट। एकदम सिंपल, मोर इज द लॉजिकल है वैन डर वाल रिपल्शन, मोर इज द वैन डर वाल्स repulsion, less is the stability, logical, less is the stability। stability क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? less is the stability। और दूसरा क्या बोलूंगा? more is the torsional repulsion, more is the torsional repulsion, less is the stability, लेस इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट रूल आज ही हम लोग बेटा डिसाइड कर लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का रूल है बच्चों एकदम सिंपल, अगर एनर्जी ज्यादा है, ध्यान देना, मोर इज द एनर्जी, सिंपल, मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी, लेस इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। ये बेटा गोल्डन रूल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, खाली स्टार्टिंग में, बाद में वो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं ना। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। सर ये कैसे? अगर ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए ना, नहीं होता बेटा, पूरे साइंस में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल लेके समझाओ ना, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बोलूं कि आपके जेब में समझो 5,000 है, सर लॉकडाउन में 5,000 हमको देगा कौन? इमेजिन करो आपके जेब में 5,000 है, लॉकडाउन सिस्टम नहीं चालू है, नॉर्मल सब कुछ चालू है समझो, ठीक है। और आपके जेब में 5,000 है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास से बेटा घर जा रहे हो, बराबर है। तो और चल के जा रहे हो समझो। सर चल के क्यों जाएंगे हम लोग, तो कैब करेंगे फिर,
सुनो तो सही, ठीक है ना। अगर आप चल के जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ और आपका घर समझो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर है, तो घर जाते जाते बेटा आपको हर दुकान अच्छी लगेगी, ठीक है ना। कहाँ पे पेस्ट्री मिल रहा है, कहाँ पे मिल्क शेक मिल रहा है, या फिर कुछ भी जो चीज है खाने पीने की, और आपको हर चीज अच्छी लगेगी, हाँ या ना। तो आपका मन क्या हो रहा है, भटक रहा है। सो आपके पास में पैसा क्या है, ज्यादा पैसा मतलब एनर्जी। सो मोर इज द एनर्जी, यू आर लेस स्टेबल। क्यों मन भटक रहा है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, लेस स्टेबल। अभी इमेजिन करो एक ऐसा दिन जब आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, 1 रुपया भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि बेटा रिक्शा तक का पैसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लास से निकले चुपचाप घर पे जाते कि नहीं जाते, हाँ। क्यों, क्योंकि इधर भी नहीं देखते उधर भी नहीं देखते, मालूम है कुछ है नहीं जेब में तो क्या करना है। तो मुझे बताओ इन दैट केस क्या होता है, आपके जेब में कुछ नहीं है, सो लेस इज द एनर्जी। सो यार मोर स्टेबल, भटक नहीं रहे हो तुम लोग, सीधा घर पे जा रहे हो। सो लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, अगर ये दो एटम्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इन लोगों में रिपल्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सो मोर इज द रिपल्शन, more is the repulsion over here in these cases. More is the repulsion, whether it is van der Waal repulsion or torsional repulsion. More is the repulsion, less is the stability. Less is the stability. एकदम सिंपल एंड लॉजिकल पॉइंट्स लिख रहा हूँ बच्चों बोर्ड पे। So more is the repulsion, less is the stability. तो मुझे बताओ अगर van der Waal repulsion ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अब मुझे तो वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा कब होगा, वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा कब होगा, जब एटम का साइज क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अगर एटम का साइज बहुत ज्यादा है तो दोनों के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूं, क्वेश्चन कंपेयर द स्टेबिलिटी, आराम से घाई मत करना बच्चों, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं फिर आपको सॉल्व करने लिंक दूंगा, ठीक है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। अभी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ब्यूटेन ले लेते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ब्यूटेन, बराबर। चलिए एन ब्यूटेन के फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। जस्ट इमेजिन करो मेरे पास में एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, बराबर। अच्छे से देखो, घाई मत करना। दिस इज स्ट्रक्चर P एंड दिस इज स्ट्रक्चर Q, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है बच्चों। तो कैसे डिसाइड करेंगे, जस्ट इमेजिन करो बेटा, दो टाइप के रिपल्शन देखने। पहली बात तो ये एक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है, सर एक्लिप्स है। ये वाला कौन सा है, सर ये भी एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब एक के पीछे एक, क्या डरने वाली बात है, कुछ नहीं, दोनों एक्लिप्स है। तो डेफिनेटली बच्चों याद रखना, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एक्लिप्स कम स्टेबल होता है, ठीक है। अभी तो ये दोनों एक्लिप्स है, एक के पीछे एक है तो मतलब एक्लिप्स है, बराबर है। सर डिक्टो सेम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन है तो सही ना पीछे, तो उसको एक्लिप्स बोले जाएंगे, भले उसको पार्शियली एक्लिप्स बोल सकते हैं ना, अच्छा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो पार्शियली एक्लिप्स। नाउ इफ आई लुक एट दीस टू स्ट्रक्चर्स, एकदम सिंपल है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल और मिथाइल का क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन है। मिथाइल ग्रुप बहुत बड़ा है, सर कैसे मालूम पड़ता है बड़ा ग्रुप है कि छोटा। अभी जस्ट इमेजिन करो बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन है, देख लो, बराबर है। अभी मैं 3 हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जोड़ दूं तो मिथाइल ग्रुप बनेगा। तो अभी आप बताओ, अगर मैं एन ब्यूटेन को ऐसे ले लूं, ये देखो ये आपका एन ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो अभी इस स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो बताओ बच्चों इन दोनों में, अभी ये देखो ये जस्ट इसके पीछे, मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। तो बच्चों आपको लगता है ये ग्रुप बहुत बड़ा है, ये ग्रुप भी बहुत बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा।
ये लोग बेटा डांडिया खेलेंगे ऐसे, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इस रिपल्शन को कौन सा रिपल्शन बोलेंगे? वैन डर वाल रिपल्शन। तो इसमें वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, देखो दूसरा वाला स्ट्रक्चर, पीछे वाले को मैंने ऐसे रोटेट किया, देखो ऐसा, तो अभी ये क्या होगा, ये मिथाइल इधर है, ये दूसरा मिथाइल इधर है, दूर दूर चले गए, तो रिपल्शन क्या हो, अभी भी एक्लिप्स ही है बट दूर दूर चले गए ना, बहुत दूर चले गए, तो अभी इन दोनों में रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। अभी मिथाइल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो छोटा ही है, ये मिथाइल और हाइड्रोजन ये भी छोटा ही है, तो इन लोगों के बीच में रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, एंड ज्यादा रिपल्शन, more is the repulsion, less is the stability. So P is less stable, P is less stable than Q. P जो है वो Q से क्या है बच्चों, कम स्टेबल है। चलो दूसरा एक एग्जांपल नंबर दूसरा लेते हैं, चलो ट्राई करो आप लोग। नंबर 2, पहली बात तो बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सा है, रुको कंप्लीट करने दो। सब जगह पे एच ही है सर, तो ये तो इथेन है, लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने, ये इथेन है बच्चों, बराबर है। नेक्स्ट सर ये भी तो इथेन, इथेन दोनों सेम ही है ना बच्चों। अभी आप बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, फिर सॉल्व करो। आया आंसर, बोलो क्या लिखा आंसर आपने। ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में क्या है, ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा है, स्टैगर्ड है, तो डेफिनेटली एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल रिपल्शन भी कम है और टॉर्शनल रिपल्शन भी कम है। सो क्या लिखोगे, P इज लेस स्टेबल देन Q, तो Q इज मोर स्टेबल देन P भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझा। चलो एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। बताओ दो टाइप के रिपल्शन, आज हम लोग ने टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेक्चर में डायरेक्टली समझो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के टाइम आपको बोलता है कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और डायरेक्टली समझो वैन डर वाल रिपल्शन और टॉर्शनल रिपल्शन सिखा देता, तो क्या आपको ये चीजें समझ में आती? नहीं। तो पहले मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में आपको बनाना सिखाया, ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, इससे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आज के लेक्चर में मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। तो याद रखना, एटम्स के बीच में रिपल्शन को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रिपल्शन, और बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं टॉर्शनल रिपल्शन। So more is the van der Waals repulsion, less is the stability. More is the torsional repulsion, less is the stability. More is the energy, less is the stability. More is the repulsion, less is the stability. तो ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, और दो तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा सॉल्व करने के लिए अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट दो पार्ट हम लोग ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, नेक्स्ट वाला जो है ये वाला सॉल्व करिए। ये फ्रंट कार्बन है, CH3H H H H और H, बराबर। दूसरा यहाँ पे CH3HH, यहाँ पे H, बराबर। इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक आध आंसर आपका रॉन्ग भी होगा, डोंट वरी, मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। फिर इन सबके आंसर मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर डिस्कस कर लिया हम लोग। चलो ना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, प्रोपेन का है, और ये भी प्रोपेन का ही है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था कैसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। नाउ सबसे पहली बात तो ये कौन सा है, एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है। तो डेफिनेटली पी और क्यू में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्यू होगा। ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। पहले बताओ ये कौन है, सर ये इथेन है। हर बच्चे को ये आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए पहचानने के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा कंपाउंड है वो। तो ये इथेन है, ये भी इथेन ही है, सेम ही होगा दोनों। अभी ये एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे CH3, पहली बात तो ये स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में नहीं है तो उसको स्टैगर्ड बोलेंगे। ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, बराबर है। यहाँ पे CH3 बहुत बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे CH3 बहुत बड़ा ग्रुप है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। एंगल कितना है, 180 का, ये देखो यहाँ से लेगा के 180 का एंगल है ऐसा, 180। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्रीज का है। तो बच्चों ये दोनों नजदीक है, नहीं समझा। ऐसा कभी कभी मुझे सही में लगता है तुम लोग गाँव से आए हो, ये देखो मजाक करो, डोंट माइंड। आप बताओ यहाँ पे बेटा देखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये वाला ऐसे है, ये CH3 और इस CH3 में एंगल बेटा कितने का है, 180 का है, ठीक है ना, बहुत दूर है एक दूसरे से। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा है, वो 60 डिग्री का है। तो इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा। अभी ये वाला केस, ये वाला, ये देखो, इन दोनों में रिपल्शन बहुत ही कम होगा, इसमें और इसमें रिपल्शन बहुत ही कम। इस वजह से हम लोग जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं ना। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 60 पे, तो इन दोनों में रिपल्शन अभी क्या होगा, पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। सो मोर इज द रिपल्शन, लेस इज द स्टेबिलिटी। तो विच इज मोर स्टेबल, P इज मोर स्टेबल देन Q। नेक्स्ट ये एक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, तो डेफिनेटली स्टैगर्ड ही मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पे ये तो शायद हो गया हमारा, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, Q।
ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। देखो ध्यान से बेटा, अभी समझो मेरे पास में ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, अगर मैं इथेन, ये पहले पहचानो इसको, कौन है ये कंपाउंड, आइडेंटिफाई करो। सर इथेन है, बराबर है। अभी सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक दूसरे के पीछे नहीं है, पीछे होते तो एंगल 0 होता ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये देखो ऐसा 60 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल कितने का है, 60 डिग्री। सर इसके और इसके बीच में कैसे एंगल है, तो ये बेटा ऐसे अज्यूम किया जाता है कि अगर मैं ये बॉन्ड को निकाल दूं, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर ऐसे रखूंगा तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, इसके और इसके बीच में कितने का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस एंगल को बेटा अगर आपको वर्ड चाहिए तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल एंगल। ठीक है ना, कौन सा एंगल, टॉर्शनल एंगल, बिकॉज वो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच का एंगल है, तो इसको बॉन्ड है तो टॉर्शनल। तो अगर 60 डिग्री है तो ये ज्यादा दूर हो जाएंगे, और अगर 30 डिग्रीज है तो कम दूर हो जाएंगे। तो फिर अगर क्या बोलूं मैं, समझ में आ रहा है सबको। ये देखो, अगर इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो ये लोग ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है मतलब लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन मतलब मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं एंगल 30 डिग्री कर दूं, अभी इसके और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री का है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इन दोनों में से रिपल्शन किसमें कम है, ये और ये दोनों में रिपल्शन कम है, इसमें और इसमें रिपल्शन ज्यादा है। तो विच इज मोर स्टेबल, P इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Q। तो स्टूडेंट्स ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, और कैसे कोई भी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम लोग को न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है इथेन के लिए, प्रोपेन के लिए और ब्यूटेन के लिए, और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाता है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम करो, इसका फोटो लो, फिर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे 3 कंपाउंड के लिए, नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 तो कंप्लीट करेंगे। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये 3 कंपाउंड हमको कंप्लीट करना है। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सीखने के लिए ही हम लोग ने ऑलमोस्ट 1.5 लेक्चर लगाया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही तसल्ली से सीखेंगे, एक एक करके ध्यान से सुनना सब लोग। ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉलोइंग एंड आल्सो गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाले पार्ट में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ना ध्यान से सुनो। हमको सबसे पहले इथेन, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करनी है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे तीनों खत्म करने के लिए, बट अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इथेन के साथ, इथेन का हम लोग को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इथेन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये रहा, ये है इथेन। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला इसका है एक्लिप्स स्ट्रक्चर। एक्लिप्स मतलब एक एटम के पीछे एग्जैक्टली दूसरा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, एक्लिप्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ये वाला तो डेफिनेटली कम स्टेबल है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1, एकदम तसल्ली से, थोड़ा भी घाई नहीं करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट कार्बन, पीछे मैंने रेयर कार्बन बना के रखा हुआ है, इसके पीछे हम लोग यहाँ पे रेयर कार्बन बना लेंगे। ठीक है, ये इथेन है, बराबर। तो इस स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1, इसका नाम है बच्चों एक्लिप्स। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। एक्लिप्स मतलब एक दूसरे को पीछे वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कवर। अभी मुझे इस एटम और इस एटम के बीच में क्या है, बेसिकली रिपल्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल रिपल्शन। और इस बॉन्ड में जो रिपल्शन है उसको टॉर्शनल रिपल्शन बोलते हैं। तो अभी ये मॉलिक्यूल क्या है, लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है, ऑब्वियसली लेस स्टेबल है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, एक दोनों में से किसी एक को रोटेट करो, दोनों को रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वापस सेम ही हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, इस फ्रंट वाले को इसको फिक्स कर दो, पीछे वाले को फिक्स कर दो, फ्रंट वाले को रोटेट करो। सर कितने एंगल से रोटेट करना है, 60 डिग्री से रोटेट करना है। कितने डिग्री से, 60 से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल एट प्रेजेंट कितना लग रहा है हमको, 120 लग रहा है। कैसे, ये टोटल 360 है, तो 120 120 120। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर इसको घुमा के 120 पे लेके जाएंगे तो ये वापस सेम ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कितने से रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो अगर आप इसको 60 से रोटेट करते हो तो अभी आप देखोगे इसके आगे कोई एटम नहीं, देखो है ही नहीं, इसके पीछे भी कोई एटम नहीं, देखो इसके आगे कोई एटम नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? स्टैगर्ड। तो मैंने कितने से रोटेट किया बच्चों? 60 से। और रिमेंबर हमेशा 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, 60 डिग्री से रोटेट किया, बराबर। तो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद हमको ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। आगे वाला जो है वो वाई शेप में हो जाएगा, पीछे वाला जैसा था वैसा ही है। तो पीछे वाला जो है वो जैसा था वैसे ही है, और जो आगे वाला है वो कौन से शेप में हो गया? ये देखो, ये पीछे वाला तो वैसे ही है, आगे वाला जो है वो कौन से शेप में आ गया? वाई शेप में आ गया। तो ये हो गया आपका वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर नंबर 2, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैगर्ड। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसको स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अगर मैं वापस इसको 60 डिग्री, एवरी टाइम यू हैव टू रोटेट बाय 60 डिग्री सर, तो टोटल 360, तो 6 बार रोटेट करना है बेटा। कितनी बार रोटेट करना है? 6 बार। तो नेक्स्ट अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये तो वापस सेम आ गया, ऐसी तरीके से आएगा। तो बच्चों वापस 60 डिग्री से रोटेट करो। अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, बराबर है, तो ये वाला नीचे आ जाएगा। तो आप बताओ ये कैसे दिखेगा? जैसा फर्स्ट दिख रहा है वैसे ही दिखेगा फिर तो, बराबर है। एच 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 और एच। तो इसका बेटा नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड। और इसका नाम भी क्या होगा? एक्लिप्स ही बोलेंगे इसको भी। तो इस स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे बच्चों? एक्लिप्स स्ट्रक्चर। कौन सा? एक्लिप्स स्ट्रक्चर। अभी ये ऑलरेडी ऐसा हो गया। अभी अगर मैं समझो वापस इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, तो वापस से मुझे क्या मिलेगा? स्टैगर्ड मिलेगा। तो वापस 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, बराबर है। तो पहले 60 से किया था, अभी वापस 60 किया था, टोटल कितना हो गया? 120। फिर वापस 60 से किया था, टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री रोटेशन हो गया। तो अभी आगे वाला कौन से शेप में है? वाई शेप में। पीछे वाला जैसा था वैसा ही है। आराम से देखना बच्चों, घाई मत करना। तो आगे वाला जो है, पीछे वाला जो है वो बेटा अभी भी सेम शेप में ही है, बराबर है, ऐसे ही है। और जो आगे वाला कार्बन है वो वाई शेप में आ गया, बराबर है। तो ये H और H और H, बराबर है। तो इसको नंबर क्या देंगे हम लोग? 4। और ये कौन सा है? स्टैगर्ड है। क्या है? स्टैगर्ड, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली 2। 2 और 3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली 2। 3 और 4 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली 4। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स। तो अभी मुझे तो टोटल कितने से हुआ है? 180 डिग्री से हुआ। तो अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर को ही आगे कंटिन्यू करना है, आपको बुक में एक एज इट इज लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना है, फिर बुक खत्म हो जाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके करना है, ठीक है। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से फोर्थ वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फोर्थ के आगे मैं एक काम करता हूँ, सीधा एरो ही बना देता हूँ। अभी वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, तो इसमें 60 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 240 का रोटेशन हुआ। तो एट प्रेजेंट हमारा स्ट्रक्चर ये है, बराबर है। आगे वाला देखो वाई शेप में है, पीछे वाला जैसा का जैसा था। तो अभी वापस अगर 60 से रोटेट करेंगे तो सर ये तो वापस से क्या आ जाएगा? एक्लिप्स स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो एक्लिप्स स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये देखो इसी तरीके से दिखेगा, H H H H, ठीक है। तो ये वापस आपका स्ट्रक्चर नंबर कौन सा हो गया? 5 हो गया। और इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? एक्लिप्स्ड, बराबर। अभी वापस 60 डिग्री से रोटेट करो। अगर मैं वापस 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो वापस से आगे वाला कौन से शेप में आ गया? वाई में। तो ये 60 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो बताओ वो कैसा आएगा? आगे वाला कौन से शेप में? वाई शेप में। ये सब आपने को याद रखना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, ठीक है। और ये वाला आपका इस तरीके से आएगा। आपको तो एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कितनी बार रोटेट कर सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग नंबर बोलेंगे 6, ठीक है ना। इसको मैं नंबर दूंगा 6। और ये वापस से कौन सा हो गया? ये वापस से आपका हो गया स्टैगर्ड, बराबर। फिर अगर मैं वापस से इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो जो ओरिजिनल था वही मिल जाएगा। तो वापस से अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो गया। एक रोटेशन कंप्लीट करना है 60 से घुमा के। तो जो मॉलिक्यूल अपन ने स्टार्टिंग में लिया था वही हमको वापस मिलेगा। 360 रोटेशन मतलब कंप्लीट रोटेशन। अरे तो ये हो जाएगा आपका सेम मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर नंबर 7। और ये हो जाएगा आपका एक्लिप्स्ड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग?
एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सो ठीक है, नेक्स्ट वाला जब मैं आपको प्रोपेन का बना के बताऊंगा तो ऐसे एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। तो एक बार वापस से अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स। हाँ हम थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं, देखो ध्यान से, चेंज मतलब कुछ नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, कैसा ये ऑफलाइन लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन को थोड़ा सा ब्लैक कलर कर देते हैं, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्लैक कलर डाल दिया। अभी ये देखो, ये जो है आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 है, आराम से देखना सब लोग, ये जो है वो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, मैच कर रहा है। फिर अगर मैं इस कार्बन को आगे वाले को 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ, पीछे वाले को फिक्स किया, 60 डिग्री से रोटेट किया, तो ये बन गया, ये देखो हाइड्रोजन जो इधर था पहले, ये वाला हाइड्रोजन आपको मूव होते हुए दिखना चाहिए, ये देखो अभी ये इधर आ गया, अरे हाँ ये ना तो बोलो, वेरी गुड ना, ये इधर आ गया बच्चों। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये देखो इधर आ गया ये वाला हाइड्रोजन, बराबर है। फिर क्या करोगे सर, वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, तो ये देखो ये हाइड्रोजन नीचे आ गया इधर, ये स्टैगर्ड हो गया, देखो ये हमारे पास था। अभी इसमें 60 डिग्री से रोटेशन करूं ऐसा, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, बराबर, और ये देखो इसकी वजह से दिख रहा है एक्लिप्स। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये देखो वाई शेप में आ गया, समझ में आ रहा है पक्का। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये देखो ये जहां था वहीं पे वापस आ गया। सर एक बार वापस, चलो ठीक है, अब ये लास्ट टाइम, सब लोग ध्यान से देखना ना, टेल मी, ये वाला एग्जैक्टली सेम है। इस हाइड्रोजन को अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, समझने के लिए ये हाइड्रोजन है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्क किया है। फिर मैं अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो बताओ ये हाइड्रोजन किधर है, 60 डिग्री से रोटेशन किया ना, हाइड्रोजन किधर है, वेरी गुड, ये वाला है। सर फिर वापस 60 डिग्री से रोटेशन करो, एक्लिप्स हो गया, हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, वेरी गुड। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेशन करो, हाइड्रोजन कौन सा नीचे गया ना, तो ये वाला, बराबर। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हो, फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये हाइड्रोजन इधर आया है, ये वाला हाइड्रोजन, वेरी गुड, ये वाला स्ट्रक्चर है एक्लिप्स। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये हाइड्रोजन एक स्टैगर्ड फॉर्म में आया अभी, ये वाला हाइड्रोजन। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये देखो, और फाइनली आ गए ना इधर, तो सेम स्ट्रक्चर वापस आया कि नहीं आया, ये वाला देख लो, ये और ये लास्ट सेम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ किसका, इथेन का। अभी इसका है ना एक ग्राफ बनाना होता है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जनरली हमको इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉलेज एग्जाम में तो जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा कवर ही कर रहे हैं क्योंकि हम तो एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेट मी ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्या ग्राफ है सर, ये देखना, थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हर ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे अल्फा। अल्फा को बेटा हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, या फिर इसको आप नहीं समझा तो आप थीटा बोल दो, थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। तो मुझे बताओ सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, कुछ था ही नहीं, तो 0 डिग्रीज, बराबर। फिर कितने का एंगल हो गया, रोटेशन कितने से किया, 60 से, तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज के बाद नेक्स्ट एंगल कितना हो गया, 120, नेक्स्ट वापस 60 पे ना, तो 120 के बाद कितना हुआ, 180 के बाद कितने का एंगल हुआ, 240 के बाद कितने का एंगल हुआ, 300 के बाद कितने का एंगल हुआ, 360। इज इट क्लियर। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड में से सिर्फ एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, बराबर है। आप मुझे बताओ फर्स्ट वाला एक्लिप्स्ड है, बराबर है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ये लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है, बोलो। सो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल मतलब मोर एनर्जी या लेस एनर्जी, ऑब्वियसली मोर एनर्जी, लेस स्टेबल है ना, तो मोर एनर्जी होगी। तो समझो इस ग्राफ के ऊपर इसकी एनर्जी यहाँ पे है, ये वाली,
ये फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी, कौन सा स्ट्रक्चर की, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की ये एनर्जी है, समझो। सर आपको कैसे पता चला इतनी, आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो, बट ऑब्वियसली थोड़ा हाइट पे मार्क करोगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या रहेगी ज्यादा। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ चलो, तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी इसकी ज्यादा, तो थोड़ा हाइट पे मार्क किया। अभी मुझे था स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करो, स्ट्रक्चर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब इसकी ये ज्यादा स्टेबल है कि मोर लेस स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी, तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम रहेगी, डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से सुनो, इन दोनों में से स्टेबल ये ज्यादा है, समझा, नहीं समझा, अरे स्टैगर्ड है ये, हाँ हाँ ठीक है समझा समझा। अभी एक्लिप्स और स्टैगर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑब्वियसली कौन होता है, स्टैगर्ड। अगर स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम, कम होगी ना, मोर इज द स्टेबिलिटी, यस वेरी गुड, लेस इज द एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर एनर्जी में ये वाला 1 वाला अगर यहाँ पे इस हाइट पे आया, तो ये वाला इससे कम हाइट पे आएगा, 60 डिग्री मतलब इस पॉइंट पे, तो वो हाइट क्या हो जाएगी, अभी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे समझो मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे कम डाल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी एग्जैक्टली मेजरमेंट तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे ये नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अभी बताओ 120 वाला, सर ये और ये तो एग्जैक्टली सेम ही दिख रहा है, सर कैसे सेम रहे, पहले इधर हाइड्रोजन इधर था, अभी हाइड्रोजन इधर आया, तो पहले भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो था सब जगह पे, तुम्हारा हाइड्रोजन और हमारा हाइड्रोजन कुछ अलग नहीं होता है, सब हाइड्रोजन एक जैसे ही होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया ना, कंपेयर द स्टेबिलिटी बताया था, इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम होगी। तो अगर इन दोनों की एनर्जी सेम है तो हाइट भी क्या रहेगा, सेम, तो 120 पे इसी हाइट वाला रहेगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर फोर्थ वाला जो है वो सेम सेकंड वाले जैसा है, तो सेम अगर सेकंड वाले जैसा है, सर इसका हाइड्रोजन तो इधर था, इसका हाइड्रोजन इधर है, अरे सब हाइड्रोजन ही है, हाँ अगर इधर मिथाइल होता तो बात अलग होती ना बेटा। तो 180 वाला जो होगा उसका हाइट कितने जितना होगा, सेकंड वाले जितने होगा, 180 पे एंगल, ये वाला आ गया आपका फोर्थ वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर अगर हम लोग बात करें फिफ्थ वाले की, फिफ्थ वाला कौन सा, ये तो सेम एक्लिप्स जैसा ही है, तो वापस इसी पे हाइट आएगी, ये वाला ही हाइट आएगा आपको, ये आपका फिफ्थ वाला हो गया, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाले की बात करो, वो स्टैगर्ड जो कि सेकेंड और फोर्थ के जैसा ही है, तो इसकी हाइट भी बेटा इसकी जितनी ही आएगी, ठीक है। फिर ये कौन सा वाला है, सिक्स्थ वाला है। फिर लास्ट वाला जो है सेवेंथ वाला, वो बेटा एक्लिप्स ही है, इसके जैसा ही है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे इसके, तो ये वाला हो जाएगा आपका नंबर 7। अभी क्या करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी डाउट है वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, फर्स्ट से सेकंड मेजर ऐसे करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। स्केल से नहीं ड्रॉ करेंगे, हाथ से भी ड्रॉ किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, एंड सिक्स्थ से सेवेंथ, बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स्ड। इवन ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, और ये भी एक्लिप्स्ड है, करेक्ट ना। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, और ये भी स्टैगर्ड है, बराबर है। तो अगर मैं आपको पूछूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने वाला हूं मैं अभी, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे सब लोग, वेरी गुड। चलो अभी आप बताओ, अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो इसको स्टैगर्ड बोलते हैं ना। आप किसी भी एंगल से रोटेट करो उसको स्टैगर्ड ही बोलेंगे, बट ध्यान से सुनो, 0 से लगा के 60 के बीच में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, जैसे अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ये नंबर्स पे नहीं आ रहे उनको हम लोग बेटा स्क्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझो कोई यहाँ पे मुझे ये पॉइंट पे पता करना है, ये पॉइंट पे, तो ये नंबर एग्जैक्टली इनके ऊपर 60 का मल्टीपल नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू स्ट्रक्चर। क्यू नहीं, स्क्यू, क्या बोलेंगे, स्क्यू, स्क्यू स्ट्रक्चर। तो अभी आपको मुझे बताओ, स्क्यू ज्यादा स्टेबल है कि एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली स्क्यू ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ये देखो इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड
स्टैगर्ड के बाद कम स्टेबल कौन है? स्क्यू। स्टैगर्ड के बाद स्क्यू, और स्क्यू के बाद कौन है? एक्लिप्स। कौन सा बच्चों? एक्लिप्स। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एनर्जी ऑर्डर बोलेंगे तो एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी वाइज अगर ऑर्डर पूछा जाए तो बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो एक्लिप्स ग्रेटर देन स्क्यू, ग्रेटर देन स्टैगर्ड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस बता दूं, किसी किसी को स्क्यू वर्ड नहीं समझा होगा तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो वापस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप? एक्लिप्स, ठीक है ना। अगर वो एग्जैक्टली पीछे है तो एक्लिप्स। अभी मैं जरूरी है क्या 60 डिग्री से ही रोटेट करूंगा हमेशा? नहीं सर, आपकी मर्जी कितने से भी रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मैं समझो 2 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो क्या इसके एग्जैक्टली पीछे मैच हो रहा है? नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? इस स्ट्रक्चर को भी आप स्टैगर्ड ही बोलोगे, बट क्या परफेक्ट एंगल है 60, 120, 60 का मल्टीपल है? नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू, स्क्यू स्ट्रक्चर। तो अगर समझो 2 डिग्री से रोटेट किया तो स्क्यू, 3 डिग्री से रोटेट किया तो स्क्यू, 4 डिग्री से रोटेट किया तो स्क्यू। तो स्क्यू स्ट्रक्चर मतलब एनी एंगल, एनी एंगल बोल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने बहुत अच्छे से इथेन का पार्ट कवर किया है, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये वाला हाइड्रोजन तो अभी डिफरेंट है, मैंने तो सर्कल क्यों किया? आपको समझाने के लिए। तो याद रखना इसमें 2 ही स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स है और स्टैगर्ड है, और स्क्यू स्ट्रक्चर्स तो बेटा हम लोग बीच में बन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। ये जो ग्राफ है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। 1-2 बार आप इसको बुक में अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग इथेन के बाद प्रोपेन का भी एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। Okay students, so next one is न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोपेन। प्रोपेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे बता प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 CH3 होता है, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक CH3 जोड़ देता हूँ, समझो। तो ये प्रोपेन हो गया। कैसे सर? CH3 CH2 और इसके ऊपर वापस CH3। अभी इसके पास आपके पास 2 तरीके हैं, इसको कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना है। आप इस कार्बन को और इस कार्बन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखा दो, या फिर इस तरीके से दिखाओ। मतलब CH3 या तो फिर आगे वाले कार्बन पे होगा, नहीं समझा? ये देखो, CH3 या तो आगे वाले कार्बन पे होगा इस तरीके से, और सब जगह पे, बाकी जगह पे HHHH, बराबर है। या फिर अगर आप इसको ऐसे होल्ड करते हो, ऐसे होल्ड करते हो, तो CH3 किधर चला जाएगा? पीछे वाले कार्बन पे चला जाएगा, पीछे वाले कार्बन पे। दोनों में से कोई भी आप ड्रॉ करोगे तो चलेगा। मैं प्रिफर करता हूँ फर्स्ट वाला। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला रॉन्ग है, मैं फर्स्ट वाला प्रिफर कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझने के लिए अच्छा हो जाए, मिथाइल ग्रुप को रोटेट होते हुए अच्छे से देख सको। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? प्रोपेन। इन विच फॉर्मूला? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये फॉर्मूला है किसका? प्रोपेन का। तो अगर मैं यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को बनाऊं, ध्यान देना, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाऊं ऐसा, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन पे मुझे क्या क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको एक एक चीज समझाने की, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, बिकॉज जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 2 लेक्चर्स के बाद तो आपको बहुत क्लियर होगा। पीछे वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला पीछे वाला कार्बन है। इसके ऊपर देखो तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन देखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। ये हो गया आपका एक्लिप्स स्ट्रक्चर, और एंगल कितना है? 0 डिग्री से। अभी अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं, ठीक है ना, ज्यादा हम लोग एरो को बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। मैं सब में सर्कल बना के रख देता हूं। टोटल हमको 7 स्ट्रक्चर्स बनाने, राइट। तो वापस 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करना है तो कितना हो जाएगा? 180। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करना है तो कितना आ जाएगा? 240, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख नहीं पा रहे अच्छे से,
चलो यहाँ पे अगर समझो 60 डिग्री से रोटेट किया तो 240 के बाद नेक्स्ट वापस 60 डिग्री से रोटेट किया तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 के बाद वापस 60 डिग्री से रोटेट किया तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। चलो एक लास्ट वाला हम लोग को यहाँ पे नीचे बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। आप लोग के बुक में तो ऑब्वियसली इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, अच्छे से ड्रॉ करने के लिए ऐसे ऐसे कर लो जेड फॉर्म में, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, सबसे पहले जो है, अगर मेरे पास में ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वीडियो का प्लेन बोर्ड बराबर है ना, सब बराबर दिख रहा है, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, अभी घर पे हम लोग को इसे देखना पड़ता है कि सब बराबर रिकॉर्ड, नहीं तो बोर्ड थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है। आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा। ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 था, एक्लिप्स स्ट्रक्चर था। अभी मुझे था फ्रंट वाले कार्बन को अगर मैं रोटेट करूं, कितने से रोटेट करना है, 60 डिग्री से रोटेट करना है। तो 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो आगे वाला कार्बन, इसको बेटा एज अ ग्रुप समझो, तो आगे वाला कार्बन कौन से शेप में हो गया, वाई शेप में, वाई शेप में देखो। और यहाँ पे कौन है सर, CH3 है, यहाँ पे कौन है H है, यहाँ पे भी कौन है H है। पीछे वाले कार्बन में तो तीनों H ही है बच्चों, उसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। और अगर आपको और क्विक करना है तो आप एक काम करो, पीछे वाले कार्बन को हर टाइम CH3 लिख दो, बट कैसा फिर कभी कभी एक्लिप्स होगा तो इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नंबर 2 बोलेंगे हम लोग, और ये क्या है, बेसिकली स्टैगर्ड है। क्या है, स्टैगर्ड, बराबर, ये स्टैगर्ड हो गया। फिर वापस से 60 डिग्री से रोटेट करो। चलो सर 60 से रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। सर ये तो एक्लिप्स हो गया, देखो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल नहीं हो सकता, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, एक के पीछे है कवर कर रहा है तो वो एक्लिप्स हो जाता है। तो बताओ फ्रंट कार्बन कैसा दिख रहा है अभी, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। CH3 यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ राम सर, नहीं ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे बोलो सर, H दिख रहा है, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है H। तो जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ये मैं ऑफलाइन में भी इसी तरीके मॉडल से सिखाता हूँ। इमेजिन करो अगर आपको इसमें मॉडल से नहीं सिखाया होता तो जस्ट आप कैसे इमेजिन कर पाओगे, ठीक है ना। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जनरली मैंने देखा है इस तरीके से नहीं बताया जाता है तो वो समझ में नहीं आता बच्चों को। तो कंसेप्ट अगर अच्छे से समझना है तो केमिस्ट्री को मॉडल से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली मॉडल से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। पीछे वाले बच्चों क्या है, तीनों हाइड्रोजन ही है। नहीं तो टीचर्स क्या बोलते हैं, इमेजिन करो, बच्चा इमेजिन कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, ठीक है। चलो अगर मैं वापस इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये CH3 नीचे चला जाएगा। अब ये कौन सा शेप में हो गया, वाई शेप में, वाई शेप में हो गया। ये तो एक ग्रुप है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा वैसे ये मिथाइल ग्रुप है। पीछे वाला कार्बन सेम वैसा का वैसा ही, आगे वाला कार्बन कौन से शेप में चला गया, वाई शेप में। आई होप आप सबको दिख रहा है अच्छे से, देखो तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। चलो इन सबके पहले नाम लिख लेते हैं। ये नंबर 3 है, ये कौन से फॉर्म में है, एक्लिप्स फॉर्म में, एक्लिप्स फॉर्म में। ये वाला नंबर 4 है, ये कौन से फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में, बराबर है। अभी वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये देखो इस हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इस मिथाइल के पीछे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो आगे वाले कार्बन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा, बराबर है। पीछे वाले तो सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है हर जगह पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बराबर है। तो आप बताओ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5 एंड इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। समझ में आ रहा होगा सबको, शायद स्टार्टिंग में सबको लगा होगा क्या बोल रहे हैं सर, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं 60 डिग्री से वापस से, तो ये वाला नेक्स्ट बनेगा। तो आप बताओ आगे वाला कार्बन कौन से शेप में है, वाई शेप में है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, H और इधर भी H, तो इन दोनों जगह पे H आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और पीछे वाले कार्बन पे तो सबको पता ही है 3 जगह पे क्या है, H है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो स्ट्रक्चर नंबर 6, और ये क्या हो जाएगा वापस आपका स्टैगर्ड, ठीक है ना। अभी मैं वापस 60 डिग्री से रोटेट करूं तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 होते हैं बच्चों, इसको 60 से रोटेट करो, ये देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसा था वैसे ही दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो आप बताओ इसको अगर हम लोग देखें तो फ्रंट वाले कार्बन पे CH3 यहाँ पे देख लो, और नीचे 2 H है, H हो गया,
फिर पीछे वाले कार्बन पे तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, 3 H है बच्चों, तीनों के तीनों H है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 7, कौन सा, एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए सोचूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, देखो यहाँ पे हम लोग वापस से क्या प्लॉट करेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन, कितने से आपने रोटेट किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है ना। चलो पहला कितना था, 0 डिग्री, कुछ रोटेशन ही नहीं किया। फिर कितना, 60, 120, 180, 240, 300, 360। वापस से बोलो, 60 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 240 डिग्रीज, 300 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। बताओ एक्लिप्स है तो एनर्जी डेफिनेटली हाई रहेगी। चलो यहाँ पे है, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1। अगर मैं बात करूँ स्टैगर्ड की एनर्जी क्या रहेगी, कम, बिकॉज मोर स्टेबल होता है। तो इसकी एनर्जी समझो यहाँ तक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है ना। फिर 120 एक्लिप्स, अभी ये भी एक्लिप्स था, ये भी एक्लिप्स था, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, देखो जरा। तो कैसे चेक करना है सर, देखो आगे वाले पे क्या है, CH3H, क्या इधर भी CH3H है, हाँ। फिर दूसरा वाला HH 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 HH, सेम ही है, तो दोनों का बेटा एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 3, रेडी। फिर नंबर 4 की बात करो, ये वाला और ये वाला डिक्टो सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, देख लो कैसे। सर ये तो अलग अलग है ना, अभी भी देखोगे तो डिक्टो सेम ही है बेटा, इसको सिर्फ रोटेट किया हमने, एग्जैक्टली सेम है। ये देखो CH3 के साथ में 2 H है, इधर भी HH, सब जगह पे एक जैसा ही है। तो 180 पे भी क्या रहेगी, एनर्जी सेम हो जाएगी। सो ये नंबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो है वो फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले के साथ डिक्टो मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी एक्लिप्स्ड है सब सेम है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, प्रोपेन तक अलाउड है ऐसा, ब्यूटेन में क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक्लिप्स सबका सेम है और स्टैगर्ड सबका सेम है। तो स्टूडेंट्स अभी ये इधर है, तो नेक्स्ट वाला किधर आएगा, इस साइड पे, ये कौन सा नंबर 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला वापस नीचे आएगा, नंबर 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला वापस ऊपर आएगा, नंबर 7 हो जाएगा, बराबर बच्चों। तो अगर मैं इसको ग्राफ वाइज बना के कंप्लीट करूं बराबर, तो बताओ क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाले सब कौन से हैं, एक्लिप्स्ड है, कौन से वाले, 1 2 3 4, और ये वाले सब कौन से हैं, स्टैगर्ड, 1 2 3, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये स्टैगर्ड हो गए क्या, एक्लिप्स हो गए। अगर मैं आपको पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बताओ क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड ग्रेटर देन, वापस से स्क्यू, स्क्यू किधर आएगा बच्चों, किधर भी, इन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स है सब स्क्यू, इन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी सब स्ट्रक्चर है सब स्क्यू, इन दो पॉइंट्स के बीच में स्क्यू, सो ऑन, समझा। स्क्यू के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, एक्लिप्स। ये किसका था ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर बताओ, अगर मुझे किसी ने एनर्जी ऑर्डर पूछ लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, एक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू का, और स्टैगर्ड का एनर्जी सबसे कम। चलो रेडी। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों ना, ध्यान देना, एक सेकेंड। हाँ, इन दोनों के बीच में एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना खाली, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, कैसे, ये देखो ना एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन बैरियर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 3.3
किलो कैलोरी सबको पता होगा यूनिट है। सर ये है क्या? तो ये ना सर भाड़ में जाने दो, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, ठीक है? रेडी, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ एक और पॉइंट, एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर इज 25 किलो कैलोरी, ठीक है ना? अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है सबको। रेडी? तो सुनो, आप मुझे बताओ, चलो ठीक है ना? अभी एक स्टूडेंट है, समझो आप लोग में से, अभी मुझे तो किसी का नाम पता नहीं है, मैं एक स्टूडेंट है बेटा, समझो स्टूडेंट ए है, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो उसमें से एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, ठीक है ना? अभी भले मेरे सामने आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ, बट फिर भी मेरे मन में डाउट आ ही जाता है कि आप लोग क्या क्या पूछ सकते हो, ठीक है? तो वो एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या डाउट आ सकते हैं, ठीक है ना? अभी एक स्टूडेंट है जिसने क्या सोचा कि सर ये कंपाउंड समझो एक कंटेनर में, एक वेसल में है, एक बीकर में, बराबर है? मैंने बोला हाँ। एकदम ध्यान से सुनो, जिनको डाउट नहीं भी आया वो भी सुनो। मैंने बोला हाँ, तो बोलते सर ये कंपाउंड इससे इसमें कन्वर्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब वो वेसल के अंदर सिर्फ यही है क्या? नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब स्ट्रक्चर्स है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है सब है। अभी वो स्टूडेंट ए क्या बोलता है कि सर मुझे उसमें से ये वाला स्ट्रक्चर बाहर निकालना है, ये वाला स्ट्रक्चर बाहर निकालना है। क्या मैं बाहर निकाल सकता हूं? नहीं। सर ऐसा क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये वाले स्ट्रक्चर को, ये एक्लिप्स है ना, इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी। और वो एनर्जी कितना है? 3.3 किलो कैलोरी है। एकदम ध्यान से सुना, नहीं तो डाउट जाएगा। 3.3 किलो कैलोरी है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसको 3.3 किलो कैलोरी मिलेगा, ये क्या करेगा? एक्लिप्स से स्टैगर्ड में चलाएगा। नेक्स्ट वापस 3.3 किलो कैलोरी लेके ये वापस स्टैगर्ड में जाएगा। तो कहने से बेटा ये तो एक दूसरे में फटक से कन्वर्ट हो रहा है। सर लेकिन इनको एनर्जी कहां से मिल रही है? आपको कहां से मिल रही है एनर्जी? सराउंडिंग से मिल रही है ना, आजू बाजू में एटमॉस्फेयर से मिल रही है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारे रूम के अंदर भी एनर्जी है। कैसे सर? हमारे रूम का एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट ना? तो हमारे यहाँ पे एक हीट है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो वही एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो याद रखना, द एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली देखा गया 25 किलो कैलोरी है। 25 किलो कैलोरी रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल है। इसको कितना चाहिए? 3.3। तो ये क्या करेगा? ये फटक से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस ऐसा। तो इतना फास्ट होता है ये बेटा कि आप इन दो कंपाउंड्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। वापस बोलो, इन दो कंपाउंड्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ही फास्ट इंटर कन्वर्ट होता है। इंटर कन्वर्ट मतलब देखते पलक झपकते ही एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स। ये बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी बहुत कम चाहिए, 3.3 किलो कैलोरी, और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो? 25 किलो कैलोरी। तो बहुत ज्यादा है बच्चों। तो हाँ, अभी अभी एक बच्चा वो सोचता रहेगा, सर अगर मैं रूम टेम्परेचर कम कर दूं तो ये स्पीड कम हो जाएगा, बट ये रुकेगा नहीं। तो इसको रिजॉल्व करना, ये अभी नया वर्ड कहां से आया? ये कहां से आ गया सर नया वर्ड? सुनोगे ध्यान से, देखो, रिजॉल्व करना, ध्यान देना, रिजॉल्व, रिजॉल्व करना मतलब सेपरेट, रिजॉल्व मतलब सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स, सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स। तो ये वाले आइसोमर्स से इस वाले आइसोमर्स को सेपरेट करने को क्या बोलते हैं? रिजॉल्व करना। बोलो मेरे साथ, आइसोमर 1 को आइसोमर 2 से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिजॉल्व करना। क्या मैं ये आइसोमर को इस आइसोमर से सेपरेट कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। नहीं समझा? दे आर डैश, बोलो मेरे साथ, बोलो, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। व्हाट यू मीन बाय नॉन रिजॉल्वेबल? तो अभी जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ऐसा आएगा कि क्या एक्लिप्स को स्टैगर्ड से अपन सेपरेट कर सकते हैं? अभी वैसा इतना अच्छा इंग्लिश वो लोग कभी नहीं देंगे। वो लोग ऐसा बोलेंगे, आर दे रिजॉल्वेबल? नो। व्हाई? बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, और इनका इंटर कन्वर्जन बहुत ही फास्ट होता है। स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड इतना फास्ट होता है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। अभी जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मेरा हाथ है ये, यहां पे आपको इसको पकड़ना है
और अगर मैं समझो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, मेरा हाथ ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, तो मैं अगर इसको बहुत फास्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे हाथ को एग्जैक्टली बीच में पकड़ पाओगे क्या? नहीं। तो क्या आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ना चाहोगे? तब तक जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तब तक तो मैं इधर आ चुका हूँ। तो ये इतना फास्ट होता है बेटा कि इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। सो दे आर नॉन रिजॉल्वेबल की रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सिर्फ 2 ही पढ़ा, अननेसेसरी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आज हम लोगों ने इथेन पढ़ लिया और हमने प्रोपेन पढ़ लिया। ब्यूटेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक लेक्चर तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लोहेक्सेन्स के ऊपर दूंगा। साइक्लोहेक्सेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरली 99.9% बच्चों को वो नहीं समझता है, बट मैं जब सिखाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री के मॉडल से सिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में इस तरीके से फिट कर दूंगा। पूरा एक स्पेशल लेक्चर ही लूंगा साइक्लोहेक्सेन के ऊपर बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एंट्रेंस पॉइंट पढ़ रहे हो तो आपको तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 14 में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का, ठीक है ना, आपको पता है स्टीरियो आइसोमर्स में 2 है, बोलो कौन सा? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हम लोग अभी कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल नहीं, सॉरी। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में हम लोगों ने ये पार्ट कवर किया है। अभी तक हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ही चल रहा है, लगभग 3 से 4 लेक्चर्स अभी तक कॉन्फॉर्मेशनल ही चलेगा। फिर 1-2 लेक्चर में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सॉल्व करा है, ताकि मुझे पता चल रहा है कि उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्यूटेन का स्टार्ट करेंगे, और ब्यूटेन में भी ऐसा ग्राफ होगा। ब्यूटेन में 2 नए टर्म्स आ जाएंगे बच्चों, एक तो गॉश आएगा, गॉश, एंड एक होता है एंटाइन। वो क्या होता है वो हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 14 देखने से पहले आप लोग 13 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक एक चीज बोर्ड पे जो लिखी है मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोटबुक में एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन विद कलर्ड पेन्स बनाइए। ये 1 टाइम नोट्स होंगे, आपके पास इनफ टाइम है। आपको तो बेटा अगले साल तो नहीं, उसके अगले साल एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब आप नोट्स अच्छे से बनाते हो, चीजें एकदम प्रॉपर्ली लिखी होगी, तो 1 टाइम हो जाएगा, और फिर आपको बार बार उसी में से रिवाइज करना है। अगर नोट्स अच्छे से लिखे होंगे तो रिवाइज करने का भी मन करेगा। तो आपने देखा होगा मैं खुद इतना प्रेजेंटेशन के साथ बोर्ड पे लिखने का कारण यही है कि जब मैं खुद अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी आपसे ऐसे करता हूँ। अगर मैं भी अगर रफली बोर्ड पे कुछ भी लिखता तो फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। कभी कभी मैं भाषण दे देता हूँ ऐसा। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, एंड ये प्लीज डू रिवाइज एंड सिट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।